नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 59 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको साइकोलॉजी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जुलाई में सभी को पता है कि आपके रीट का एग्ज़ाम है, उसके लिए बेहद ही शानदार तैयारी आप इस YouTube चैनल से कर सकते हो साथियों। तो 30 प्रश्नों को देख करके जाना, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार आज का ये पेपर होने वाला है। 25 क्वेश्चन जिसने सही कर दिए, यूँ मान लीजिए आप एग्ज़ाम में 25 से भी ज़्यादा प्रश्न सही कर दोगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, आपको बता दूं कि ये यहाँ पर 100 टेस्टों की सीरीज है, टोटल 100 टेस्टों की सीरीज है, जिसमें 59वां पेपर है। तो इसके बाद में आपके 41 टेस्ट आना और बाकी है साइकोलॉजी के। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शेष अवस्था की विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो देखो, जो विशेषता शेष अवस्था की नहीं है उसका चयन आपको पहले प्रश्न में करना है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या रहेगा आपके प्रश्न नंबर 1 में। साथियों, शेष अवस्था जो 0 से 5-6 वर्ष तक चलती है, इसमें बालक में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, मतलब वो चीज़ों को जल्दी सीखता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, प्रत्येक चीज़ को जानने की इच्छा उसके अंदर होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, दूसरों को देखकर वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन चिंतन प्रक्रिया इस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 1 में, वो आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके दूसरा प्रश्न नंबर 2 है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है। दूसरा है, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं होती है। और चौथा कथन है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन हो सकता है। तो देखो, आपको प्रश्न संख्या 2 में सही विकल्प मतलब गलत कथन का चयन करना है। जो कथन आपको गलत लग रहा है वही आपका आंसर होगा साथियों। तो देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है कि विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है। बिल्कुल सही है ये कथन, क्योंकि विकास वंशानुक्रम इंटू वातावरण का गुणनफल होता है साथियों, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर भी आधारित होता है, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। आपने देखा होगा कि सभी बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, उनमें वैयक्तिक भिन्नता आपको देखने को जरूर मिलेगी, चाहे वो जुड़वा ही क्यों न हो साथियों। और चौथा कथन है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। जी नहीं, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है और आप इसका मापन विशिष्ट विधियों से ही कर सकते हो। तो विकल्प आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 2 में, क्योंकि मापन तो वृद्धि का होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना और आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो जो विकल्प यहाँ पर सामाजिकरण से संबंधित नहीं है, उस विकल्प का आपको प्रश्न संख्या 3 में चयन करना है साथियों। तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि यह प्रक्रिया तुरंत हो जाती है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया तुरंत थोड़ी होती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में तो समय लगता है साथियों, समय लगता है। जल्द होने वाली या तुरंत होने वाली प्रक्रिया ये नहीं है। बालक समाज में रहेगा, समाज के जो लोग हैं उनका व्यवहार देखेगा, उनका अनुकरण करेगा, उन चीज़ों को करना सीखेगा। सही क्या है गलत क्या है ऐसी जानकारी उसको मिलेगी, तो इस चीज़ में समय जरूर लगेगा। इसलिए दूसरा जो है विकल्प ये सामाजिकरण से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो चौथा प्रश्न है, कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा का अत्यधिक परिवर्तन और समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई। तो प्रश्न नंबर 4 में राइट आंसर देना है। कौन सा विकल्प आपका सही है? किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या कौन सी नहीं है साथियों? तो आंसर देखते हैं। यहाँ पर माता पिता के साथ समायोजन में कठिनाई आती है, उसकी मानसिक दशा बहुत ज़्यादा परिवर्तित होती है, किशोरावस्था में बदलती रहती है। समुदाय के साथ समायोजन में भी उसे कठिनाई आती है, क्योंकि समुदाय के लोग कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो वो देखते हैं कि यार ये बोल तो ऐसे रहे कर ऐसे रहे, इसलिए वो समुदाय के लोगों में वहाँ पर
समायोजन करने में उसको कठिनाई आती है। लेकिन पहला विकल्प कह रहा है कि विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, तो विकासात्मक प्रगति की कोई कठिनाई नहीं आती है साथियों, ये कोई समस्या नहीं है। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। तो पांचवा प्रश्न है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना है, उसकी शक्ति है, शक्ति बुद्धि है, निर्णय लेने की क्षमता है आदि का संबंध बालक के शारीरिक विकास से है, सामाजिक विकास से है, सर्वांगीण विकास से है या मानसिक विकास से है। तो देखो, संज्ञान का संबंध ही हमारे मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क का मतलब कौन से विकास से लिया जाता है, मानसिक विकास से लिया जाता है। तो जो कल्पना, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, ये हम सब माइंड मतलब मानसिक रूप से करते हैं साथियों, न कि शारीरिक और सामाजिक रूप से। इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो छठा प्रश्न, अधिगम एक प्रविधि है, तथ्यों को याद करने की विधि है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की विधि है, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की एक विधि है और परीक्षा की तैयारी की एक प्रविधि है। तो बताओ, दिए गए विकल्पों में से अधिगम एक प्रविधि है, इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा साथियों? तो राइट आंसर देते हैं, देखो, तथ्यों को याद करना ही अधिगम नहीं है साथियों, क्योंकि वो तो रटना है। अधिगम का मतलब व्यवहार में परिवर्तन आना है और इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रविधि है अधिगम, क्योंकि अधिगम के द्वारा हम साथियों अर्थ निर्माण मतलब ज्ञान की संरचना का निर्माण करते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। चलिए सातवां प्रश्न देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, उचित समायोजन में सहायक है और नवीन ज्ञान का अर्जन मात्र है। तो बताओ, यहाँ पर जो विशेषता अधिगम की आपको नहीं लग रही है या थोड़ी कमजोर विशेषता आपको लग रही है, तो उसका आपको चयन करना है साथियों। देखो, जीवन पर्यंत मतलब जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम सीखते रहते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया भी इसको माना जाता है, उचित समायोजन में भी अधिगम सहायक माना जाता है। लेकिन नवीन ज्ञान का अर्जन मात्र ही अधिगम नहीं है, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है। इसलिए आपके जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 7 का, यही आपका सही आंसर है। ये अधिगम की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होगी। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके 8वां प्रश्न है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा सुझाया गया है? रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे, जेरोमेस ब्रूनर और डेविड आसुबेल। तो यहाँ पर जो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम है साथियों, ये जीन पियाजे ने नहीं सुझाया। जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक सिद्धांत सुझाया है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में सुझाया है। रॉबर्ट गेने ने सीखने के प्रकारों के बारे में बताया है और अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम डेविड आसुबेल के द्वारा सुझाया गया है या बताया गया है। तो यहाँ आपके चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 क्या पूछ रहा है साथियों? बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको रिक्त स्थान है उसकी आपको पूर्ति करनी है विकल्पों में से भी कहा जाता है। अभ्यास द्वारा अधिगम भी कहा जाता है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम भी कहा जाता है, निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है और पुरस्कार द्वारा सीखना भी कहा जाता है। देखो, बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपने सिद्धांत में साथियों निरीक्षणात्मक या अनुकरणात्मक अधिगम के बारे में बताया है कि बालक चीज़ों को देख करके, उनका निरीक्षण करके, उनका अवलोकन करके, उनका अनुकरण करके सीखता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों, निरीक्षणात्मक अधिगम इन्होंने कहा है इसको। तो 9वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में से वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। तो संवेदी गामक अवस्था कहलाती है, प्राक संक्रिय अवस्था कहलाती है, औपचारिक संक्रिय अवस्था कहलाती है या मूर्त प्रयोगों के काल कहलाता है। तो विकल्प नंबर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 10 में? देखो, 10वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, पियाजे का ये मानना था कि जो संवेदी पेशी अवस्था या जो संवेदी गामक अवस्था होती है, इस अवस्था में कोई वस्तु बालक को दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है। इस चीज़ का उसको पता चल जाता है लगभग जब वो 18 महीने का होता है। और ये जो संवेदी गामक अवस्था है, ये 0 से 2 वर्ष मतलब 24 महीने तक चलती है साथियों। इसलिए विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं और वे हमेशा सफल होते हैं। तो 11वें प्रश्न में सही उत्तर दीजिए साथियों, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 11 में सही उत्तर होगा। तो जो विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है उसका चयन आपको करना है। तो देखो, जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं उनको जो कार्य वो करते हैं वो उनको उस कार्य में आनंद आता है, वो उच्च स्तर की ऊर्जा भी प्रदर्शित करते हैं जब वो कार्य करते हैं, तब चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, लेकिन वे हमेशा सफल हो ये जरूरी नहीं है साथियों, क्योंकि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने पर भी इस चीज़ की गारंटी थोड़ी है कि हमेशा सफल ही रहेंगे। इसलिए चौथा विकल्प जो है यही आपका सही आंसर होगा। तो 11वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, वह कथन जो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है उसका चयन आपको करना है। तो व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व विशेष कोटि से भिन्न होते हैं, और व्यक्ति न तो विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं न ही विशेष कोटि से। तो जो कथन आपको सत्य नहीं लग रहा है 12वें प्रश्न में, उस कथन का आपको चयन करना है। साथियों, राइट आंसर देख लेते हैं कि आपका कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या कहती है कि व्यक्ति विशेष प्रकार और विशेष कोटि से भिन्न होता है साथियों। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा तो सही कथन है, लेकिन चौथा कथन कह रहा है कि न तो विशेष प्रकार से भिन्न होता है न विशेष कोटि से। तो मतलब ये एक गलत कथन है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता बताती है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है आपके, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा और सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो देखो, अहम, परम अहम और एक है साथियों इड। क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो। अहम, परम अहम और एक इदम। इड को इदम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इड जो है वो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, परम अहम आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, और जो अहम है ये वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। तो मतलब आपके 13वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अहम वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14, अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है। रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय और स्व बचाव व्यूह रचनाएं। तो देखो, अवचेतन जो हमारा अचेतन मन है, जो हमारे संपूर्ण मस्तिष्क का कितना होता है 9/10, या फिर संपूर्ण मस्तिष्क का कितना होता है 90% होता है। तो इसमें से जो व्यूह रचनाएं, जो अहम, जो हमारा वास्तविकता का जीवन है उसको दुश्चिंता से बचाती है, उसको हम रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रक्षात्मक युक्तियों के नाम से उसको जानते हैं साथियों। तो 14वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है या एक विशिष्ट योग्यता है। तो देखो, बुद्धि यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से जो बेस्ट विकल्प है उसका चुनाव आपको करना है साथियों। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि है एक सामर्थ्यों का समुच्चय। ठीक है, सामर्थ्य जो हमारी योग्यताएं होती है उनका समुच्चय ही क्या कहलाएगा? बुद्धि कहलाएगा साथियों। दिए गए विकल्पों में से विकल्प 1 आपका सर्वश्रेष्ठ आंसर है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 16, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया है? पार्श्विक चिंतन, उदर्ग चिंतन, क्षैतिज चिंतन और बहुसांस्कृतिक चिंतन। तो देखो, जो एडवर्ड डी बोनो है इन्होंने गिलफोर्ड का जो अपसारी चिंतन, अपसारी मतलब जो सृजनात्मक चिंतन है साथियों, जिसमें कुछ नवीनता होती है, जिसमें कुछ मौलिकता होती है, जिसमें नए नए कार्य किए जाते हैं, उसको क्या नाम दिया? पार्श्विक चिंतन। क्या नाम दिया एडवर्ड डी बोनो ने? पार्श्विक चिंतन उसका नाम दिया है। तो विकल्प नंबर आपका 1 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। साथियों, यहाँ पर आपको साइकोलॉजी के अलावा हिंदी,
टीचिंग मेथड और राजस्थान जीके की भी 100 क्लासेस निःशुल्क देखने को मिल रही है साथियों। 100 क्लासेस सोच करके देखिए, पूर्णतः निःशुल्क है ये। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयर फोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतः वैयक्तिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, गतिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो देखो, अंतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक तो पायलट में नहीं पाई जाती है। भाषिक बुद्धि की भी विशेषता नहीं, जरूरत नहीं है, बल्कि जो पायलट बनने के लिए, एयरफोर्स का पायलट बनने के लिए साथियों व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होना का आवश्यक है? बुद्धि होना आवश्यक है, गतिक बुद्धि होना आवश्यक है। तो विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 17 में सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 18। प्रतिभाशाली बालक, अब आपको विकल्प देखना है तो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते हैं या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं और कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो देखो, प्रतिभाशाली बालक के बारे में यहाँ पर कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है प्रश्न नंबर 18 में, उसका चयन आपको करना है साथियों। तो राइट आंसर देख लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये साथियों वस्तु चिंतन नहीं, बल्कि ये तीव्र और आसानी से सीखते हैं। कोई भी चीज़ जब हम इनको सिखाने का प्रयास करते हैं तो ये तीव्र गति से सीख लेते हैं और बच्चों की अपेक्षा और सीखने में भी इनको कठिनाई नहीं आती है साथियों। तो विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेंगे। बिंगी आहार विकार संबंधित है, तो किससे संबंधित है बिंगी आहार विकार? ऊंचाई से डर लगना बिंगी आहार विकार है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण आना बिंगी आहार विकार है, व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं या तर्क न कर पाना। प्रश्न नंबर 19 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? तो चलिए राइट आंसर देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बिंगी आहार विकार है साथियों, इसमें ऊंचाई से डर नहीं लगता है, ना ही कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण आते हैं, बल्कि इस प्रकार का विकार जब होता है तो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा आहार को ग्रहण करते हैं, जरूरत से ज़्यादा खाते हैं, मतलब सीधी बात ये है। विकल्प नंबर आपका 3 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 20। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जो समावेशी कक्षा है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है, उसमें एक शिक्षक जो है उसको विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं यदि बनाना है तो तैयार नहीं करना चाहिए, ये गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत है साथियों, बल्कि उसको सक्रिय रूप से उस चीज़ को तैयार करना चाहिए। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा। साथियों 20 प्रश्न हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। आज जो मैंने राजस्थान जीके का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो वीडियो डाला था उसमें 2-3 प्रश्नों में त्रुटि थी किताब की वजह से, तो मैंने पूरा वीडियो डिलीट कर दिया साथियों उसको, और दोबारा से उसी वीडियो को बना करके त्रुटियों को सुधार करके आपके लिए वो वीडियो में लेकर आया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहा करो, अगर बाय चांस कहीं कुछ गलतियां किताबों में ही ज़्यादा मिल जाती है, देखो इतनी क्लासें हो चुकी है, लगभग 55 से भी ज़्यादा क्लासें आपके राजस्थान जीके की मैं पढ़वा चुका हूं। तो साथियों उसमें एक क्लास ऐसी हुई है जिसमें 2-3 गलतियां हैं, नहीं तो बाय चांस कभी कभी गलती होती है, नहीं तो नहीं होती है, वो भी किताब की वजह से हुई है। तो आगे से और अच्छे से ध्यान रखा जाएगा उस चीज़ का, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। 21वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम और कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो देखो, हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, जितने भी अलग अलग प्रकार के ये जो विकास है, इसमें जो शारीरिक विकास है साथियों उसका प्रमुख नियम किस विकल्प में दे रखा है? तो विकल्प नंबर आपके 21वें में सही है, तीसरा विकल्प। द्रुतगामी विकास का नियम जो है साथियों, ये शारीरिक विकास जो है इसका एक प्रमुख नियम है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा 21वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं। किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म का कारण है। अपराध प्रवृत्ति क्यों पैदा होती है किशोरावस्था में साथियों? किशोरावस्था कब से कब तक चलती है? 12 से 18 तक चलती है। तो निराशा के कारण अपराध प्रवृत्ति जन्म लेती है, नए अनुभवों की इच्छा के कारण अपराध प्रवृत्ति जन्म लेती है,
असफलता के कारण अपराध प्रवृत्ति जन्म लेती है या इनमें से सभी? तो साथियों, एक जो किशोर होता है उसको कई बार निराशाओं का सामना करना पड़ता है, नए अनुभवों की इच्छा होती है, असफलताएं उसके हाथ लगती है, इसी वजह से अपराध प्रवृत्ति जन्म लेती है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 आपके उपयुक्त सभी वाला जो है यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है दिवास्वप्न, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। तो देखो, किशोरावस्था में दिवास्वप्न तो होता है, डे ड्रीमिंग, कल्पना की बहुलता भी होती है और मानसिक विकास भी होता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो संचय की प्रवृत्ति है ये किशोरावस्था की नहीं, बल्कि ये किसकी विशेषता है? ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये बाल्यावस्था की। तो 23वें प्रश्न में आपके जो सेकंड विकल्प है यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो आपके 24वां प्रश्न, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो देखो, यहाँ पर समलिंगी मतलब एक समान लिंग वाले, जैसे बालक जो है वो बालकों में रहना पसंद करते हैं और जो बालिकाएं हैं वो बालिकाओं में रहना पसंद करती है। तो ऐसी विशेषता कौन सी अवस्था की है साथियों? ऐसी विशेषता है आपके बाल्यावस्था की। कौन सी विशेषताओं की? बाल्यावस्था की, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति यहाँ पर आकर्षण नहीं पाया जाता है, बल्कि समान लिंग के प्रति यहाँ पर आकर्षण पाया जाता है। तो विकल्प 3 आपके 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां प्रश्न है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का और हर्बर्ट का। तो किशोरावस्था के संबंध में यहाँ पर जो ये बोला गया है कि किशोरावस्था क्या है साथियों? अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय या नाजुक काल। ये कथन जिसके द्वारा कहा गया है वो है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने ही कहा है साथियों कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल है। इसमें थोड़ा सा समय मिलते ही, थोड़ा सा हिंट मिलते ही जो किशोर होता है वो अपराध करने लग जाता है। तो तीसरा विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो आपके 26वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 से, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? काम, वासनाएं, धन की इच्छा, संतान की इच्छा और सुख की इच्छा। तो आपको सिगमंड फ्रायड के अनुसार बताना है कि जो अतृप्त इच्छा होती है व्यक्ति की, वह इच्छा कौन सी है साथियों। देखो, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है और काम प्रवृत्ति पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। किस पर बल दिया है? काम प्रवृत्ति पर। तो इनका ये मानना था कि जो काम वासना जो होती है साथियों, यही अतृप्त इच्छा होती है व्यक्ति की। तो विकल्प 1 आपके 26 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। 27वां प्रश्न है, पियाजे का सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखो, जीन पियाजे ने यहाँ पर इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया है? इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है और जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। देखो, कमेंट करके जाना 30 में से कितना आपका स्कोर बैठ रहा है साथियों, और कम से कम 2 लोगों के पास वीडियो जरूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर नए हो, आपको लगता है कि मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत कामयाब हुई साथियों। तो चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 28, अभिरुचि का अर्थ होता है व्यक्ति की योग्यताओं व विशेषताओं का योग, अच्छी आदतों का समूह, अनुशासनहीन बने रहने की जिद और मूल वृत्तियों का आधिक्य। तो देखो, मूल वृत्तियों का आधिक्य अभिरुचि नहीं कहलाती है, ना ही अनुशासनहीन बने रहने की जिद कि भाई मैं तो अनुशासन का पालन करूंगा ही नहीं, ये कोई अभिरुचि नहीं है साथियों। ना ही अच्छी आदतों का समूह अभिरुचि है, बल्कि अभिरुचि का सही अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति की योग्यताएं हैं, जो व्यक्ति की विशेषताएं हैं, इनका योग ही क्या कहलाएगा? अभिरुचि कहलाएगा। तो विकल्प 1 आपके 28 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 29वां प्रश्न, मनोवृत्ति के विकास के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कि मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है,
अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं और भावनात्मक विकास का इसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो मनोवृत्ति के संबंध में जो विकल्प सही नहीं है उसका चयन करना है। मनोवृत्ति मतलब हमारी जो मानसिक रूप से जो सोच होती है साथियों। तो देखो, शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, बालकों की सहायता अध्यापक इसमें कर सकता है इसके विकास में। भावनात्मक विकास का इसके विकास पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये वंशानुक्रम से नहीं बल्कि वातावरण से प्रभावित होती है साथियों मनोवृत्तियाँ। तो दूसरा विकल्प आपके 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, यह टेस्ट भी आपके 59वां टेस्ट भी पूरा हो जाएगा साथियों। वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन पर साथियों जो एक प्लेलिस्ट दिखेगी, पिछले 58 टेस्ट उस पर टच करके आप अटेंड कर सकते हो, पूर्णतः निःशुल्क है ये टेस्ट। तो चलिए 30वां और आज का अंतिम प्रश्न, उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है। दिवा स्वप्न देखना, आत्मविश्वास की कमी, उच्च बुद्धि और उच्च अभिक्षमता। तो देखो, दिवा स्वप्न देखना और आत्मविश्वास की कमी उच्च स्व प्रत्यय की विशेषता नहीं होती है, बल्कि साथियों तीसरे चौथे विकल्प में से आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर है उच्च जो अभिक्षमता व्यक्ति की होती है वही उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता कहलाती है, न कि उच्च बुद्धि। फोर्थ विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। तो ये टेस्ट भी आपका कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपके 1 जून से रोजाना 4 क्लासें लगाई जाएगी साथियों, और प्रत्येक 5 दिन में 1 जून से आपके मेगा टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक 5 दिन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी चीज़ें की जा रही है, आप भी हमें सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही सब कुछ है हमारे लिए।